नमस्कार दोस्तों। आज हम बेसेल्स नॉर्म्स के बारे में जानेंगे जो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए या अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिर ये बेसेल्स नॉर्म्स है क्या, इसको आसान भाषा में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसेल्स जो एक है वो बेसेल्स एक जगह का नाम है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो बेसेल्स नॉर्म्स आया क्यों, इसके पहले कुछ कहानी है जो कि समझते हैं। देखिए 1974 में एक हरस्टेट बैंक था जर्मनी का। ठीक है, उस समय बहुत ही कम इंटरनेशनल बैंक हुआ करते थे, जिनमें से ये भी एक था हरस्टेट बैंक। ठीक है, जिसकी ब्रांच यूएसए, अर्जेंटीना, जर्मनी, बाकी यूरोपियन यूनियन के कंट्री में थी। ठीक है, तो इनका काम, हरस्टेट बैंक का जो काम था वो क्या करते थे, डिपॉजिटर से पैसा लेते थे और डिपॉजिटर से पैसा लेके उसे बिजनेसमैन या किसी कंपनी को लोन दे देते थे, ताकि जिससे उनका प्रॉफिट होगा तो फिर अपने डिपॉजिटर को देंगे। तो ये हमेशा यही करते थे, डिपॉजिटर से लेते थे और बाकी लोन में देते थे। और बिजनेसमैन जो होते थे वो हर महीने कुछ इंस्टॉलमेंट देते थे और इंस्टॉलमेंट इनके पास आता था, फिर जितने डिपॉजिटर को ज़रूरत होती थी उनका पैसा मिलता रहता था। ऐसे ही काम चल रहा था। लेकिन 1974 में हुआ यूँ कि जो बिजनेसमैन थे इन्होंने लोन तो लिया लेकिन इंस्टॉलमेंट में डिले कर दिया। कुछ टाइम के लिए उन्होंने टाइम मांगा। उसी बीच हुआ ये कि कोई डिपॉजिटर जो था वो वहाँ पहुँचा बैंक से विड्रॉ करने के लिए। जब इंस्टॉलमेंट डिले हो गया है तो बैंक के पास पैसा तो होगा नहीं। अब जब बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो वो डिपॉजिटर को इंस्टेंट देगा कैसे। तो उसने कम पैसा दिया या थोड़ा वेट करने के लिए बोला। फिर डिपॉजिटर को मतलब शक हुआ कि हो सके बैंक करप्ट, मतलब बैंक फ्रॉड होने वाला है या बैंक करप्ट होने वाला है। तो ये गया और दूसरों से बोला आप भी जाइए और पैसा निकाल के देखिए बैंक पैसा दे रही है कि नहीं। इसकी वजह से पैनिक का सिचुएशन आ गया। सब लोग समझ गए कि ये पैसा लेके भाग मत जाए या मतलब डूब न जाए हमारा पैसा। तो सब लोग पहुंचे वहाँ पे पैसा निकालने के लिए, जो कि इसके पास हो। तब तो इंस्टॉलमेंट आ नहीं रही थी आगे से। तो इसकी वजह से ये बैंक के जितने भी डिपॉजिटर थे अपना जो भी पैसा था धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया और बैंक फ्रॉड हो गया। उसके बाद उस टाइम पे ये था कि ये जो बैंक था ये बहुत से सारे बैंकों से कनेक्टेड होते थे। जितने भी इंटरनेशनल बैंक होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो कनेक्टेड होने की वजह से जब ये वाला बैंक फ्रॉड हुआ तो लोगों का विश्वास कम हुआ दूसरे बैंक के प्रति भी। दूसरे बैंक का भी जो क्या साख था वो भी थोड़ा कम हुआ, गिरा। तो ये सब देखते हुए जो इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन थे उन्होंने सोचा कि आखिर क्या दिक्कत है, कहाँ कमी है, इसको सही किया जाए। इसके लिए उन्होंने बेसल्स कमेटी का गठन किया। अब बेसल्स कमेटी इस पे रिसर्च की। 14 साल तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने 3 रूल दिए जिस पे जितने भी इंटरनेशनल बैंक है वो काम करेंगे, ताकि आगे से चल के बैंक में कोई दिक्कत ना आए, कोई इशू ना आए या बैंक फ्रॉड ना हो पाए और जो लोग हैं उनका विश्वास बैंक के प्रति बना रहे। तो जो पहला रूल है वो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब आप अपने बैंक में इतना पैसा तो रखेंगे ही कि कम से कम जो रेगुलर बेसिस पे जो आ रहे हैं डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ करने, उनको पैसा मिलता रहे और किसी को पैनिक का सिचुएशन ना आए। दूसरा ये है कि सुपरविजन रिव्यू प्रोसेस, मतलब हर बैंकों पे एक रिव्यू करते रहेंगे। अभी सुपरविजन, जैसे मैं आपको समझाता हूँ सुपरविजन हो क्या सकता है। सुपरविजन ये होगा कि जैसे इस बार 50 करोड़ जो है विड्रॉ हुआ, ठीक है, तो बैंक को 50 करोड़ रखना है। अगले महीने पता चला कि 100 करोड़ हुआ लेकिन आपने 50 ही रखा था, तो किसी तरह एडजस्ट करके अब अगले महीने से आपको 100 करोड़ बैंक में मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए रखना है। अब ऐसे ही अगर बढ़ रहा है तो आप अगले महीने से उतना मिनिमम अमाउंट इन कैश और अपने बैंक में रखेंगे, ताकि जो डिपॉजिटर होंगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया सुपरविजन रिव्यू प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे मार्केट डिसिप्लिन का। तो इनमें जो भी डिसिप्लिन होगा, जो इंटरकनेक्टेड होंगे उनका एक डिसिप्लिन होगा जिसको मेंटेन करके रखना होगा।
ताकि किसी भी बैंक के साथ कोई दिक्कत ना हो, सारे उनके जो डिपॉजिटर हैं वो भी सही रहें और ये अपना लोन भी टाइम से मिलता रहे। तो ये रहा बेसल्स नॉर्म्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।